आज कई प्रकार के लगातार हमारे सामने सवाल आ रहे थे आरओ ईआरओ को लेकर। किसको लेकर? आरओ ईआरओ को लेकर। कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि हम तो केवल और केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ ईआरओ पे बात क्यों कर रहे हैं? पीसीएस की बात करें चाहे आरओ ईआरओ की बात करें, रणनीति आपको वही अपनानी पड़ेगी जो पीसीएस के लिए अपनानी होती है, वही आरओ ईआरओ के लिए अपनानी होती है। ठीक है, अब किस तरीके से इस एग्जाम को हमें टारगेट करना है, यानी कि टारगेट हमें कैसे करना है। क्योंकि बिना टारगेट के कोई परीक्षा क्रैक नहीं होती है। बिना टारगेट के कोई परीक्षा क्रैक नहीं होती है, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त नहीं होती। तो जब सफलता ही प्राप्त नहीं होगी तो रात दिन पढ़ने से क्या मतलब? रात दिन पढ़ने से क्या मतलब? ठीक, क्योंकि उद्देश्य तो सीधा सीधा हमारा है कि सफलता हमको लेनी है, यानी कि आरओ ईआरओ में हमें क्या लेना है? सफलता प्राप्त करना है। सफलता प्राप्त करना है। अब ये सफलता कैसे प्राप्त होगी? क्या किताबों का अच्छे से अध्ययन किया जाए? किताबों का अच्छे से अध्ययन किया जाए, या फिर कुछ और किया जाए, या फिर कुछ और करना होगा? कुछ और तरीका को अपनाना होगा, और तरीका को अपनाना होगा। क्या करना होगा? समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से तैयारी करें। वही पुरानी परंपरा के आधार पर तैयारी करें या कुछ नया तरीका को अपनाएं? क्या वही विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को लगा लें, या जिस तरीके से हमने पीसीएस का एग्जाम दिया था उसी रणनीति के तहत में हम आरओ ईआरओ की परीक्षा को क्रैक करें? ये बहुत सारे सवाल लगातार छात्रों के मन से उठ रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सभी सवालों का जो हल है वो क्लास में दे दिया जाए। कोई कह रहा था कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ा जाए, कोई कह रहा था कुरुक्षेत्र और योजना को हम कैसे पढ़ें, कोई कह रहा था कि अखबार की संपादकीय को हम कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, हमारा बेसिक कैसे कंप्लीट हो, किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक रणनीति, सटीक रणनीति नहीं बना पा रही, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए रणनीति का होना अति आवश्यक है। रणनीति का होना अति आवश्यक है। बिना रणनीति के हम सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। आप कहेंगे कि देखिएगा सर, हमने फलाने टीचर्स को या फलाने लोगों को सुना था, उन्होंने बताया था कि रणनीति के ये बताया था कि 5 घंटे आप डेली पढ़िएगा, और हमारे पास में समय निकल रहा है 6 घंटे का।
हम तो 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। ये रणनीति नहीं होती है मेरे दोस्त, ये हमेशा हमेशा टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल होता है। रणनीति चीज अलग होती है। अगर आप इस चीज को रणनीति समझ रही हैं तो गलत समझ रही हैं। यह टाइम टेबल है, ठीक है। यह समय निर्धारित किया जाता है कि किस समय में क्या पढ़ना चाहिए। रणनीति चीज अलग होती है। परीक्षा की रणनीति सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि परीक्षा की रणनीति, जब तक परीक्षा की रणनीति नहीं होगी तब तक परीक्षा हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझ रही हैं? तो परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे रणनीति बनाएं? अगर हम बात करें आरओ एआरओ की, तो आप लोग बताइएगा कि परीक्षा में इसमें पद कितने हैं? आरओ में पद कितने हैं? पद आप कहेंगे पदों की संख्या 411 है। कितनी है? 411। इतने पे ही नोटिफिकेशन आया था। आप कहेंगे आयोग ने बढ़ा दिया। आयोग ने कुछ नहीं बढ़ा दिया, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, आयोग की तरफ से। तो हमें इन 411 को ध्यान में रखना होगा। फॉर्म कितना पड़ा हुआ है? फॉर्म आप कहेंगे 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 लाख। कंपटीशन कितना है? कितना है इस परीक्षा में? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इस परीक्षा में कंपटीशन कितना है, तब तक केवल और केवल अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हिसाब रहेगा। केवल और केवल हम अंधेरे में तीर मारते चले जाएंगे और सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हमेशा ये याद रखिएगा, अधूरी जानकारी सफल नहीं बना सकती है। अधूरी जानकारी, ठीक। आपको पता होगा कि अधूरी जानकारी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो आपको यह बात पता होगा कि हमें पूरी जानकारी इससे संबंधित जुटानी है, तभी हम इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। और अभी इस परीक्षा के लिए हमने प्रवेश ही किया है, यानी कि अध्ययन की दिशा में हम आगे बढ़े ही हैं। तो हमें प्रत्येक पहलू को समझना होगा। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो कृपया करके पेन और कॉपी लेकर बैठे, कुछ चीजों को समझते हुए चलना, ठीक। आपको हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको दीप्ति मैम ने बता दिया है। सभी लोगों को क्लियर होगा सिलेबस? सिलेबस पर चर्चा करेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, कट ऑफ कितनी जाएगी, इनकी चर्चा हम करेंगे नहीं, क्योंकि कट ऑफ हमेशा हमेशा एग्जाम निर्धारित करता है, परीक्षा निर्धारित करती है। कट ऑफ पहले से नहीं बताई जाती है, यह भविष्यवाणी नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमको काम करना है वो हमें रणनीति पे काम करना होगा कि आरओ के लिए रणनीति हमारी क्या बनी जाए, तभी हम कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। किसके? कट ऑफ के अंदर। सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। आप लोगों ने जनरली ये समझ लिया होगा, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि इतिहास भूगोल, इतिहास भूगोल, पर्यावरण हो गया, संविधान हो,
इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, साइंस हो गई, साइंस एवं टेक्नोलॉजी हो गई, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, जनसंख्या नगरीकरण हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया। ये विभिन्न टॉपिकों से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। किसमें? आरओ यारो में। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में दोनों में सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन जो सिलेबस एक साथ है उसके लिए हमारी क्या रणनीति है, किस विषय को पढ़ने के लिए हमारा क्या नजरिया होना चाहिए। हर एक विषय हर एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, एक जैसा सभी के साथ में व्यवहार नहीं किया जाता है। आप ये नहीं कि इतिहास को जैसे पढ़ रही हैं वैसे ही पॉलिटी को पढ़ लेंगे, वैसे ही भूगोल को पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इतिहास को पढ़ने का तरीका अलग होता है, भूगोल को पढ़ने का तरीका अलग होता है, भारतीय संविधान को पढ़ने का तरीका अलग होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन इन सारे विषयों को एक के साथ में एक जोड़ दें तो आप सफल हो जाएंगे। इतिहास को भूगोल के साथ, भूगोल को किसके साथ? भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ, इतिहास को संविधान के साथ, संविधान को भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के साथ अगर आपको जोड़ना आ गया तो आप सफल हो जाएंगे। आप कहेंगे या आप सोच रहे होंगे कि ये आपने नया क्या बता दिया, आखिर अभी तक तो ऐसा हमने सुना या सोचा भी नहीं था। अगर आपने ऐसा नहीं सुना था या आपने ऐसा नहीं सोचा था तो यह बात स्पष्ट है कि आप उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग, सॉरी संघ लग गया, यूपीएससी की बात हो गई। यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएस का जो परीक्षा का पैटर्न है और जो परीक्षा की प्रवृत्ति है और जो उसकी प्रकृति है वो यही है। क्या यही है कि विषयों को एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को इंटरकनेक्ट करा देना। क्या करा देना? इंटरकनेक्ट करा देना। आप कहेंगे बड़ा बोझिल वाला काम बता दिया। नहीं मेरे दोस्त, बोझिल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। लेकिन ये करना सीख गए तो ये मान के चलिएगा आपकी 50% तैयारी हो गई। 50% तैयारी हो गई। 50% और तैयारी करनी है और 50% आप अध्ययन के दौरान तैयारी कर लेंगे। अध्ययन के दौरान तैयारी कर लेंगे और इस तरीके से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। आप कहेंगे आपने तो बोल दिया, लेकिन यह होगा कैसे? यह होगा कैसे? चलिएगा, तो रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? पहला जो हमारा कार्य है रणनीति की दिशा में,
वो हमारा होना चाहिए कि विषयों को समझकर अध्ययन करना एवं एक के साथ दूसरे विषय का संबंध स्थापित करना। मेरी बात को समझ रही है? हमारी रणनीति में पहला बिंदु क्या होगा? विषयों को समझकर अध्ययन करना, एक के साथ दूसरे विषय का संबंध स्थापित करना। क्या करना है? एक के साथ दूसरे विषय का संबंध स्थापित करना है। आप कहेंगे कैसे? तो हम लिखते हैं जैसे। क्या हम लिखते हैं जैसे? आप सोच रही होंगे कैसे, और हम बताएंगे जैसे। कि उदाहरण के तौर पर लीजिएगा, ममता जी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों सभी लोगों के बहुत काम की चीज है। जैसे कि आप भूगोल को पढ़ रही हैं। किसको पढ़ रही हैं? भूगोल। भूगोल में ज्यादातर आप लोग या जो टीचर्स होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं? आप देखते होंगे फिजिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस उनका रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी पर। ना छात्र को इंटरेस्ट पड़ता है ह्यूमन ज्योग्राफी पर, ना टीचर्स पढ़ाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब तक आप ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्योग्राफी के साथ जोड़ नहीं सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्योग्राफी के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे कि अब विषयों को पढ़ने का तरीका हमें बदलना होगा। क्या करना होगा? हमें विषयों को पढ़ने का तरीका बदलना होगा। भूगोल में आप फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ मानव भूगोल का भी अध्ययन करना होगा। जैसे कि अब देखिएगा उदाहरण के तौर पर, ज्योग्राफिक कोई भौगोलिक एरिया आपको पता है, भौगोलिक क्षेत्र आपको पता है। अब भौगोलिक क्षेत्र पता हो गया तो वहां की भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु में अगर परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? जलवायु में परिवर्तन हुआ है, तो आप लोग बताइएगा क्या वहां के पर्यावरण में परिवर्तन नहीं होगा? पर्यावरण में परिवर्तन नहीं होगा? आप लोग बताओ, पर्यावरण में परिवर्तन होगा? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन हुआ है तो वहां के पर्यावरण में परिवर्तन होगा। पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो वहां की
अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। वहां की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होगा, और वहां की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो वहां की राजनीति में भी परिवर्तन होगा। राजनीति में भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। और पिछली क्लास में हमने आपको यही बताया था कि यह परिवर्तन वाली चीज को हमें पकड़ना होगा। क्या करना होगा? हमें यह परिवर्तन वाली चीज को पकड़ना होगा, यानी कि जो संक्रमण जोन है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। क्या करना होगा? हमें संक्रमण जोन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वही परिवर्तन एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से निर्धारित करता है? वही परिवर्तन एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से निर्धारित करता है। आप लोग खुद सोच सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। किसी क्षेत्र में पहले मान लीजिएगा सूखा वाला क्षेत्र था, लेकिन अचानक ऐसा क्षेत्र बन गया कि यह बाढ़ क्षेत्र हो गया, बाढ़ क्षेत्र हो गया। तो यहां की जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, और जलवायु में परिवर्तन हुआ तो यहां के पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। पहले वहां सूखा यानी कि कटीली झाड़ियां मिलती थी, अब यहां पर घने वन मिलने लगेंगे। यहां की कृषि में जो पहले अलग तरीके की फसलें होती थी वो अब अलग तरीके के होने लगेंगे। यहां के जो जीव जंतु थे वो पहले अलग तरीके के थे, अब यहां पर अलग तरीके के होने लगे। यहां की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था में जैसे ही परिवर्तन होगा तो राजनीति में भी परिवर्तन होगा। यही बोला जाता है कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ में विषय का संबंध स्थापित करना। आप सोच रहे होंगे कि यह सब आएगा कैसे? यह सब आपको आएगा क्लास के साथ। कैसे आएगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्लास के साथ आएगा। लेकिन अब जो हमारे पढ़ने का और समझने का जो तरीका है उसे हमें बदलना होगा। क्या करना होगा? पढ़ने का और समझने का जो तरीका है उसे मेरे दोस्त आपको बदलना होगा। जो अभी तक वही घिसा पिटा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सब इधर की चोटी, उधर की चोटी, ये सब चीजें जो पढ़ रहे थे फैक्ट के रूप में, अब विद कॉन्सेप्ट के साथ चलो, विद कॉन्सेप्ट के साथ चलो। क्योंकि आयोग क्या करेगा, कुछ समय बाद जो अभी यूपी पीसीएस में आपको देखने को मिला, वो अगला स्टेप ये भी हो सकता है आयोग का कि एक लाइन पर्यावरण का उठा ले और एक लाइन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का उठा ले, इसी परिवर्तन वाले क्षेत्र से, और बोल दे, कथन कारण के रूप में दे देगा सवाल और बोलेगा कि बताइएगा इनमें से ए और बी, जो ए आर कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तब आपको ये लगेगा कि हो सकता है ये ज्योग्राफी का सवाल हो, या हो सकता है ये पर्यावरण का सवाल हो, लेकिन एक लाइन पर्यावरण की है, दूसरी लाइन किसकी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की है। तो हमें ये अंतर संबंध को जोड़ना होगा। ये कब आएगा? जब हम अपने पढ़ने के तरीके को बदलेंगे। क्या करेंगे? पढ़ने के तरीके को बदलेंगे। यह बहुत कठिन काम नहीं है, केवल और केवल क्लास में जो बातें बताई जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी भी हम देख रहे हैं कई छात्र फैक्चुअल नॉलेज पर ही टिके हुए हैं। वो किताबी ज्ञान से बाहर निकलो मेरे दोस्त। सिलेक्शन लेना है
तो किताबी ज्ञान से बाहर निकलना होगा, हमें अपनी समझ को विकसित करना होगा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आप देख रही हैं कि आरओ में 10 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। आप देख रही हैं बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख रही हैं मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हर राज्यों में लगातार प्रोटेस्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बेरोजगारी के दौर में चाहता है कि रोजगार मिल जाए किसी भी तरीके से। तो जब रोजगार की दृष्टिकोण अपनाने लगता है, अपना रहे हैं छात्र, तो यहां पर आयोग के समक्ष यह हो जाता है कि इस भीड़ को कैसे कम किया जाए। तो जब भीड़ को कम करने के लिए आयोग यहां पर फैक्चुअल या किताबी ज्ञान से सवाल न बनाकर क्या करता है, कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्नों को परीक्षा में पूछ लेता है, जहां छात्र बनाने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल क्लास को ध्यान में दीजिएगा। ठीक, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अपने सोचने का, समझने का नजरिया बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। क्लास अगर नहीं कर पाई हैं तो आपको जब भी समय मिले रिकॉर्डेड क्लास अवश्य देखिएगा। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। पीडीएफ का मतलब है किताबी ज्ञान का होना। ठीक है, क्लास का मतलब है कि बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर होना। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक विषय को दूसरे विषय के साथ में अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। यह आयोग की मांग है, तो हमें मांग के अनुसार कार्य करना होगा। हमें मांग के अनुसार कार्य करना होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें, संविधान की अगर बात करें, संविधान को किस तरीके से, संविधान का मतलब यह नहीं है कि 395 अनुच्छेद को आपने याद कर लिया और आपको संविधान आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। 395 अनुच्छेद को रट लेने से आपको संविधान की जानकारी नहीं होती। आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया में कई देशों में लगातार तख्ता पलट हो रही है। आपने देखा होगा कई देशों में तख्ता पलट हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप देख रहे होंगे भारतीय समाज में एक नया परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भारत की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो भारत के साथ हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के साथ एक बदलाव देखने को मिल रहा है। ये सब जो बदलाव हैं वो आपको भारतीय संविधान को जब आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वर्तमान समय में क्या जुड़ा है। यानी कि भारतीय संविधान का अध्ययन का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि हम कह सकते हैं आईआर का अध्ययन होना चाहिए। आईआर का आपको अध्ययन नहीं करना है, आरओ के दृष्टिकोण से नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक के नाते, एक टीचर का ये धर्म होता है, एक दायित्व होता है कि आपको आईआर की समझ दे। जब भी भारतीय संविधान का अध्ययन करवाए तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि आपको आईआर का, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपको जानकारी दे। आपको भारतीय समाज
भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में देखना है, परिवर्तनों को ध्यान में रखना है। अब क्या आपको पूरा भारतीय समाज पढ़ना है? नहीं, भारतीय समाज नहीं पढ़ना है। एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि जब भी वो भारतीय संविधान का अध्ययन करवाए तो वो भारतीय समाज का भी अध्ययन करवाए। और आप जब RO की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय समाज से आपको एक निबंध लिखने के लिए आएगा तो भारतीय समाज की तो आपकी तैयारी होनी ही चाहिए। ठीक, तो संविधान में आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध और भारतीय समाज दो चीजों को ध्यान में रख के चलना है, तब आपकी अच्छे से तैयारी होगी। अब IR के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आपसे कहूंगा कि शासन प्रणाली का आप अध्ययन कर लीजिएगा। किसका? शासन प्रणाली का अध्ययन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए, आपको सारी शासन प्रणाली पता होनी चाहिए। IR के दृष्टिकोण से आपको क्या पता होना चाहिए? एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो शासन प्रणाली का अध्ययन करना होगा, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या कार्य होती हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या कार्य होती हैं, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन इस वर्ष चल रहा है मुद्दा, संसद में बिल भी लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या यह भारतीय संविधान में लाया गया है? यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा नहीं था, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था तो किन किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, वहां पर जो चुनाव की प्रणाली है वो किस तरीके की है, क्या प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, वहां पर किस तरीके का इस प्रणाली से जो वन नेशन वन इलेक्शन आया है इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, जो भारत में आ रही है ये प्रणाली उससे भारत में क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, इस बात की तो समझ होनी चाहिए। ये जितने भी मुद्दे आते हैं राष्ट्रीय हित से संबंधित वो कहां के होते हैं? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित होते हैं, यानी कि IR से संबंधित होते हैं। ठीक, इनकी चर्चा हम आपको जब क्लास ले रहे होंगे तो सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनेगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया है? क्या भारतीय समाज से संबंधित है या भारतीय संविधान से संबंधित है? ये सारे बिंदुओं को समझना होगा। जैसे कि कई ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में लाए गए, जैसे कि आपने देखा होगा उसका नाम क्या बोला जाता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा आया है। ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में यह प्रावधान क्यों लाया गया है? भारतीय समाज के से संबंधित है मुद्दा और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में लाया गया है। तो जो हमारे पढ़ने का समझने का मेरे दोस्त जो तरीका है वो हमें बदलना होगा। चाहे हम PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम RO की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ने का तरीका है वो बदलना होगा। इसी तरीके से अगर मैं इतिहास की बात करूं, मैं रणनीति की बात कर रहा हूं,
रणनीति की बात कर रहा हूं। ये मत समझना कि हमको तैयारी के लिए रणनीति क्या बनानी होगी। पहली रणनीति हमारी यही होनी चाहिए कि विषयों को एक दूसरे के साथ में कैसे संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये रणनीति पहली होनी चाहिए। जैसे कि मैं इतिहास की बात करूं, किसकी? इतिहास की। इतिहास में आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है पाषाण युग से। कहां से? पाषाण युग से। अब पाषाण युग जो है, इसमें आप देखेंगे कि जो भी बदलाव आए हैं पाषाण युग में, चाहे पुरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो या उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये सब जो परिवर्तन आए हैं, जो बदलाव आए हैं, वो किस कालखंड के, किसके कारण परिवर्तन हमको देखने को मिले? तो आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हमको इन कालखंडों में परिवर्तन देखने को मिले। यानी कि ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे पाषाण युग की बात करें, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो ये यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो परिवर्तन की दिशा में हमें जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा फोकस करना होगा कि यहां की जलवायु कैसी थी, क्योंकि जलवायु के परिवर्तन के कारण ही यहां के लोगों के रहन सहन में बदलाव देखने को मिला। यहां के समाज में, संस्कृति में बदलाव देखने को मिला। यहां की अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। यहां के राजनीति में बदलाव देखने को मिला। यानी कि जब हम प्राचीन इतिहास में पाषाण युग को पढ़ रहे होंगे तो हमारा ध्यान पूरा केंद्रित होगा जलवायु परिवर्तन पर। किस पर? जलवायु परिवर्तन पर। लेकिन जैसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जाते हैं वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति एक नवीन संस्कृति उत्पन्न होती है और यह संस्कृति आज तक विद्यमान है। आज तक हमें वैदिक संस्कृति नजर आती है।